गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और उसके अंदर एक फर्दर टॉपिक होगा कोल यानी कोयला। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। ज़रा अटेंटिव होकर इसको पढ़िएगा। पावर रिसोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, दैट इज़ नॉन रीन्यूएबल, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? कोल, ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सो बेटे ये याद रखिएगा, एनर्जी की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन रीन्यूएबल, यानी जो दोबारा ना बन सके, एक दफ़ा जब यूज़ हो जाए तो वो दोबारा ना बन सके। जैसे कोल को आप एक दफ़ा जला दो तो वो राख बन जाती है, आप राख को दोबारा कोयला नहीं बना सकते। इस तरह से ऑयल को आप एक दफ़ा, जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में एक दफ़ा वो जब जल जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, आप उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं बना सकते। गैस एक दफ़ा यूज़ हो जाए ख़त्म हो जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ जो एक दफ़ा यूज़ करने से ख़त्म हो जाए, दोबारा ना बन सके, उसको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। जबकि दूसरी टाइप होती है रीन्यूएबल, जिनमें वाटर, सोलर पावर एंड दैट इंक्लूड विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज। जबकि उसके अगेंस्ट में बैठे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं। आज के दिन में जब शाम होगी, देखिए ना, इस वक्त लोगों ने सोलर पैनल ऊपर लगवाई हुई हैं, इस वक्त सूरज बाहर निकला हुआ है, तो वो सोलर एनर्जी इस वक्त बन रही है। शाम को सूरज गरूब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कल फिर सूरज दोबारा निकल आएगा और वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक दुनिया है, जब तक सूरज निकल रहा है। ये सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, एक दफ़ा ख़त्म होती है, अगले दिन फिर शुरू हो जाती है। इस तरह से विंड पावर, आपने वो बड़े बड़े पंखे देखे होंगे ना नॉर्वे साइड पे, कभी कभी मूवीज़ में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े वो टाइडल इस तरह से चल रहे होते हैं। और वो देखें, जब तक इस दुनिया में हवा चल रही है, आज हवा चल रही है, ख़त्म होगी, स्लो हो जाएगी, वो टाइडल एनर्जी कम हो जाएगी, कल फिर दोबारा चल पड़ेगी। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बार बार अपने आप को रीन्यू कर लेती हैं, तो उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनमें वाटर है, सोलर पावर है, जिनके अंदर विंड है, टाइडल है एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं। ओके बेटे, अब हम ऐसा ऐसा अपने टॉपिक की तरफ आने लगे हैं। कोल, कोल इज़ नॉन रीन्यूएबल बिकॉज अ कोल फील्ड विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम ईयर्स। कोल जो है वो नॉन रीन्यूएबल है। जैसे देखो ना, दुनिया के अंदर जितनी भी इस वक्त कोयले की जो माइंस हैं, वो ऐसे ऐसे से ख़त्म हो जाएंगी और कोयला उनमें ख़त्म हो जाएगा। कोयला बड़े स्पीड में जब तक इस्तेमाल होता जा रहा है, वो कोयला दोबारा तो नहीं बन रहा, वो जो बना हुआ है वो ऐसा ऐसा इस्तेमाल होता जा रहा है, एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा। Like all other minerals, coal is also non-renewable. It cannot be regenerated or recycled. तो ना इसको regenerate किया जा सकता है, ना इसको recycle किया जा सकता है। ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया तो finish. Fossil fuels. These are formed as a result of the decomposition of the organic matter that is vegetation and animals over a very long period of time. तो बेटे fossil fuels बनते कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल ऐसे बनती हैं कि ये जो जितने भी इंसान या जानवर हैं, ये जब ज़मीन में दफन हो जाती हैं, आखिर अल्लाह का अजाब आता है, कभी सैलाब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। आपने ये सुना ही होगा, लाखों लोग मर जाते हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं। इस तरह से वेजिटेशन, जैसे जंगलात के अंदर दरख्त गिर जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर ऐसा ऐसा आके दब जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब ज़मीन के अंदर दब जाती हैं और साल हा साल तक दबी रहती हैं, तो ये आपका कोयला यानी फॉसिल फ्यूल्स ये बना देती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। पाकिस्तान के अंदर वो वाले इदारे जो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर ये इदारे हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है 2-3 नंबर का, तो ज़रा ध्यान से। नंबर 1 है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसको GSP कहते हैं, OGDC, SNGPL, SSGCL, पार्को, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो PSO, जिसके पेट्रोल पंप्स भी आपने जगह जगह पे देखे हुए हैं, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर ये वो इदारे हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के ज़िम्मेदार हैं और लोगों तक सहूलत पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। ओके जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कोल। बेटे कोल के लिए ये याद रखिए, इस तरह पेपर में ये मैप आ जाता होता है और इस तरह से ये सिटीज़ वगैरह लिखी होती हैं और वहाँ पे उनको हाईलाइट करना होता है कि कोल कहाँ का, क्योंकि इस वक्त टॉपिक हमारा चल रहा है कोल। तो ज़रा ध्यान से देखें कि एक ये इलाका है मक्खड़वाल, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है। डंडोट पित, यहाँ पे कोयला काफ़ी ज़्यादा है। फिर इस तरह से खोस्ट, सौर रेंज, डेगन, शारिग, हरनाई, मच,
यहाँ पे लाखड़ा, झिम्पीर, ये पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड सांडा, ये कुछ इलाके हैं बेटे यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको मैप जो है अच्छे तरीके से रेडी करके जाना होगा। ये मैप आ जाता है अक्सर पेपर में, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे सिटीज़ इस तरह लिखी होती हैं, हाईलाइट कुछ नहीं होता। तो आपने उन इलाकों को फिर हाईलाइट करना होता है कि यहाँ पे कोल है। जी बेटे, इससे आगे हम चलने लगे हैं। Different types of the coal range in quality from anthracite to peat। तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप के कोल्स पाए जाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का भी कोल पाया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, उसका नाम है एंथ्रेसाइट, मोस्ट सुपीरियर फॉर्म। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का इस दुनिया में भी कोल है और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। एंड सबसे घटिया भी पाया जाता है जिसको पीट कहते हैं। तो अब आप 1 by 1 इनको पढ़ने लगे हैं। एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी फॉर्म कोल। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट टाइप विद द हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेंट। ये सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है, यानी मजबूत होता है, खोखला नहीं होता। एंड इसके अंदर हाइड्रोकार्बन कंटेंट यानी इसके अंदर जो हीट है, जब इसको जलाया जाता है तो बहुत हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। बर्न्स विद लीस्ट स्मोक एंड प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी। जब ये जलता है तो बहुत लीस्ट स्मोक, बहुत कम धुआं देता है और हीट एनर्जी इसमें से बहुत ज़्यादा निकलती है। जी बेटे, नेक्स्ट टाइप आप पढ़ने लगी हैं। बिटुमिनस इज अनदर सुपीरियर क्वालिटी नेक्स्ट टू दी एंथ्रेसाइट। ये भी कोयला पाकिस्तान में पाया जाता है। बिटुमिनस इसका नाम है, लेकिन ये जो है एंथ्रेसाइट से ज़रा हल्की क्वालिटी है। सब डिवाइडेड इनटू स्टीम कोल एंड कोकिंग कोल। इसको 2 हिस्सों में फर्दर टाइप्स में अंदर रख दिया गया है। नंबर 1 है स्टीम कोल, इज ब्लैक एंड हार्ड विद गुड हाइड्रोकार्बन कंटेंट। ये काले रंग का होता है और काफ़ी हार्ड, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी हीट पाई जाती है, लेस देन दैट ऑफ एंथ्रेसाइट, लेकिन एंथ्रेसाइट से कम हीट होती है। बर्न्स रेडिली, जल्दी से जल जाता है, प्रोड्यूसिंग गुड हीट, काफ़ी अच्छी हीट निकालता है। नेक्स्ट इसी की दूसरी टाइप है कोकिंग कोल, इज बर्न टू प्रोड्यूस कोक, हार्ड ग्रे एंड पोरस मटेरियल दैट इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। और ये आम तौर पे लोहे की भट्टियों में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे रॉ फॉर्म में आयरन आता है और फिर उसमें से ओरिजिनल आयरन को अलग करने के लिए, यानी भट्टियों में ये वाला कोयला इस्तेमाल होता है। इसमें से भी बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। जी बेटे, नेक्स्ट टाइप आपके पास है लिग्नाइट, इज़ अ लो क्वालिटी कोल विद हाई मॉइस्चर एंड ऐश कंटेंट। ये तीसरी टाइप का कोल है। इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इसके अंदर ऐश कंटेंट यानी ये राख भी ज़्यादा बनाता है। हीट ऊपर वाली दोनों टाइप से ज़रा कम होता है, हैज़ लो हीटिंग वैल्यू। लास्ट टाइप है बेटे पीट, रॉ फॉर्म ऑफ द कोल रिप्रेजेंट इनिशिएट स्टेज ऑफ द कोल फॉर्मेशन, लो कार्बन कंटेंट। और इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम है, यानी हीट बहुत कम होती है और ये राख वगैरह बहुत बनाता है। इसके अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जी बेटे, नेक्स्ट टाइप आप पढ़ने लगे हैं। इसके अंदर कोल रिजर्व्स इन पाकिस्तान के अंदर कोल रिजर्व्स का टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं। एस्टिमेटेड एट 185 बिलियन टन्स ऑफ कोल। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कोल है और ये भी पेपर में आ जाता है छोटा सा क्वेश्चन, 185 बिलियन टन्स है। अब जरा आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि मेजर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन। तो सबसे पहले तो ये वो एरियाज हैं जहां पे कोल पाया जाता पाकिस्तान के अंदर। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने बहुत लिमिटेड से इसके नोट्स बनाए हुए हैं एंड बिल्कुल टू दी पॉइंट बनाए हुए हैं। ये आप जब बुक में पढ़ेंगे उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और पॉइंट ऑफ व्यू एज मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप इसको देखना, उसके बाद पास पेपर्स को देखिएगा तो आप फील करेंगे कि आपके सारे पास पेपर इन नोट्स से कवर हो जाएंगे। तो वो एरियाज जो पाकिस्तान में जिनमें कोल पाया जाता है वो है लोअर सिंध एट लाखड़ा, सोंडा, थर एंड झिम्पीर। तो ये लोअर सिंध के अंदर होती हैं। अपर पंजाब जो इलाके हैं पंजाब के अंदर एट दी सॉल्ट रेंज के अंदर कोयला पाया जाता है। बलोचिस्तान के अंदर सोर, खोस्ट, हरनाई के अंदर कोयला पाया जाता है। दीज रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर मोर देन 200 ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर इतना कोयला है कि अगर आज हम कोयले को इस्तेमाल करने लग जाएं तो 200 साल तक की ज़रूरियात के लिए कोयला मौजूद है। अगले 200 साल हमें बाहर से कोयला ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कोयला पाकिस्तान के पास है। 94% ऑफ द टोटल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द थर कोल फील्ड। ये भी एक छोटा सा पॉइंट पेपर में आ जाता है 1 नंबर का बाज़ कि पाकिस्तान के पास जितना भी कोयला है उसमें टोटल ही 94% एक जगह है जिसका नाम है थर कोल फील्ड। यहाँ पे ढेरों ढेर कोयला पड़ा हुआ है।
However, coal only supply 4% of the energy supply in Pakistan. Reasons are, लेकिन पाकिस्तान वो अनलकी कंट्री है कि जो इससे फ़ायदा ही नहीं उठा रहा। जैसे देखें, पाकिस्तान के पास एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हम बना पा रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्री बहुत कम लगी हुई है, जिसकी रीज़न ये है कि हमें बाहर से ऑयल ख़रीदना पड़ता है, बहुत महंगा ऑयल है, हमें अरब कंट्री से ख़रीदना पड़ता है, एंड पाकिस्तान के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर रही। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास कोल के इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन हम वो अनलकी कंट्री हैं कि हम कोल को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर रहे। और क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे, उसकी कुछ रीजंस भी हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हाउ एवर कोल ओनली सप्लाई 4% ऑफ द एनर्जी सप्लाई इन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनर्जी सप्लाई यानी बिजली वगैरह पैदा हो रही है और एनर्जी है, कोल सिर्फ 4% उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी 96% हम दूसरी चीज़ों से एनर्जी बना रहे हैं, जिसमें ऑयल वगैरह सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, और वो हम बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद बहुत पैसा खर्च होता है। तो रीजन हम पढ़ने लगे हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। इन पाकिस्तान कोल इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस। तो ये कहते हैं जी, पहली रीज़न तो उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। सो बेटे, लेकिन जितना भी है उसको यूज़ तो करना चाहिए। एनीवेज, अभी तो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज भी साथ साथ थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान के अंदर भी लो क्वालिटी का कोल है, इसलिए जी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, भाई जो है उसको तो यूज़ करो। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ द कोल इज इन डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल थर पार्कर। फिर दूसरी रीज़न ये है कि जी वो कुछ ऐसे इलाकों में कोयला पाया जाता है कि जो इनएक्सेसिबल और ज़रा डिफ़िकल्ट टू एक्सेस हैं, कि वहाँ पे जाना मुश्किल है, वहाँ से निकालना मुश्किल है। बेटे, ये भी कोई इतनी सॉलिड रीज़न नहीं है। चाइना या इस तरह के दूसरे मुल्क हैं, वो देखो कहाँ कहाँ से अपने रिजर्व्स को निकाल रहे हैं, समंदर के अंदर जाके वो ऑयल निकाल रहे हैं। तो हमें तो जी ज़मीन के ऊपर कोयला पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमें सिर्फ थोड़ी सी खुदाई करनी है, माइनिंग करनी है, निकालना है। तो एनीवेज, ये भी कोई इतनी सॉलिड रीज़न नहीं है, लेकिन चलें जी एक रीज़न ये वो दे देते हैं कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं जी। नंबर 3, areas and mines are not properly developed, for example lower Saint coal field। फिर वो कहते हैं जी कि जो हमारी कोल फील्ड्स हैं, यानी जो हमने माइंस बनाई हुई हैं जहाँ से हम कोयला निकाले हैं, वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो बेटे, उसको डेवलप किसने करना है? हम नहीं करना है। तो हम क्यों नहीं डेवलप कर रहे? सिंपल इज दिस। नेक्स्ट रीज़न, कोल सीम्स आर थिन लेंटिकुलर डिफ़िकल्ट टू माइन। फिर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जिन जगहों पे कोयला है वो बड़ा इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में आपको माइन करनी पड़नी है, लाइक वो इस तरह थोड़ी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं जा रही, वो वर्टिकल में लेंटिकुलर इस तरह वो कह रहे हैं जी, वो ज़रा ड्रिल करना मुश्किल है। बेटे, इस वक्त हम 21वीं सदी में हैं, मशीनें एडवांस हो चुकी हैं, मतलब सिंपल विल की कमी है, यहाँ पे इरादे की कमी है। जिन्होंने इरादा किया है, चाइना जैसा मुल्क जो इतना गरीब मुल्क था, वो अब इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, और हमारे इर्द गिर्द के जो नेबर्स हैं वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे? तो एनीवेज, बहरहाल ये रीज़न है जी। Only few power stations use coal to generate electricity. Most of the thermal power stations run on the gas और oil। फिर एक और ये रीज़न वो दे रहे हैं कि जितने भी पावर स्टेशन पाकिस्तान में है जी, उनमें से बहुत थोड़े से जो हैं वो कोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादा गैस और ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है बेटे, गैस और ऑयल के ऊपर काम करो, लेकिन क्या हमारे पास गैस और ऑयल अपनी है? वो तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो जो चीज़ हमारे पास अपनी है, हम उससे क्यों नहीं कर रहे? तो जी कुछ और पावर स्टेशन लगा लो जो कोल पे भी चल पड़े, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। सो प्रॉब्लम्स हैं। In case of the coal, the transportation, storage and disposal of the ash creates problem। एक और रीज़न वो ये देते हैं कि जी हम इसलिए कोल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि उसकी स्टोरेज बड़ी मुश्किल है, उसकी डिस्पोजल बहुत मुश्किल है, और वो ऐश यानी राख बना देता है, जिससे काफ़ी गंदगी हो जाती है। बेटे, माना ये सारी रीज़न्स हैं, लेकिन असल चीज़ फिर वही आ जाती है कि जी पैसे हमारे पास हैं नहीं ऑयल ख़रीदने के लिए अरब कंट्रीज़ से, एंड जो अपनी चीज़ है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बेटे करो तो सही। असल रीज़न यहाँ पे आ जाती है कि जो अपनी चीज़ है उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो एनीवेज, दीज आर सम रीजंस कि वाई पाकिस्तान इज़ अनेबल टू यूज़ कोल। अच्छा जी, इसके आगे वाला पॉइंट ये आने लगा कि इन पाकिस्तान कोल इज़ माइंड बाय, कि पाकिस्तान के अंदर जो कोल है वो किस किस तरीके से निकाला जाता है। अब इसकी हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं, और वो है जी नंबर 1 शेफ्ट माइनिंग, नंबर 2 एडिट माइनिंग, एंड नंबर 3 ओपन पिट माइनिंग। सो दीज आर 3 टाइप्स। इसके ज़रिए से हम ज़मीन से कोल निकाल रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको भी देखते हैं कि ये कैसे होता है।
अच्छा जी, कोल प्रोड्यूस इन पाकिस्तान इज डिस्क्राइब्ड एज लो क्वालिटी बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, ये देखें, ये भी एक छोटा सा पॉइंट, ये पेपर में आप जितने भी पास पेपर्स जब आप देखोगे ना, जब तैयारी के लिए आपको एग्जैक्ट फाइनल टच दिया जा रहा होगा, आप पास पेपर देखोगे रेड स्पॉट के, तो उसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के, और ये सारे आंसर मैंने उसके अंदर लिख दिए हुए हैं अपने नोट्स में। तो पाकिस्तान के अंदर कोल जो है वो बहुत लो क्वालिटी का कंसिडर किया जाता है। उसकी रीजंस क्या हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसकी रीजंस आपको बताई जाने लगी हैं कि कोल हैज़ हाई मॉइस्चर एंड हाई ऐश कंटेंट, कि पाकिस्तान के अंदर जो कोयला पाया जाता है उसके अंदर बहुत हाई मॉइस्चर है और वो राख बहुत हाई ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। नंबर 2, कोल हैज़ लो हीटिंग वैल्यू, तो जो पाकिस्तान में कोल पाया जाता है उसके अंदर ही हीटिंग वैल्यू यानी उसमें हीट कम निकलती है। नंबर 3, दिस कोल डिटीरियोरेट्स बैडली वाइल स्टोरिंग। फिर तीसरी रीज़न ये है कि जब हम उस कोयले को स्टोर करते हैं, जो पाकिस्तानी कोयला है, तो वो डिटीरियोरेट यानी टूट फूट जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, कोयला टूट जाता है जब आप उसको कहीं रखते हो, वो इस तरह टूट जाता है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी कोयले को लो क्वालिटी का कोयल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आप पॉइंट पढ़ने लगे हैं यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोल, कि कोयले को जब निकाला जाता है तो उसको यूज़ कैसे किया जाता है और ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाया जाता है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द माइन, कोयले को जब माइन में से निकाला जाता है यानी कान के अंदर से निकाला जाता है, कोल इज क्रश्ड, कोल इज इन क्रश्ड फॉर्म is loaded onto the trolleys that take the load to the area outside the mine। तो माइन के अंदर ट्रॉलीज चली जाती हैं। ये जो आपने ट्रॉलीज वगैरह देखी होंगी ना, ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको कहते हैं, तो ये ट्रॉलीज माइन के अंदर चली जाती हैं। अंदर जो है माइनर्स कोयला निकाल रहे होते हैं, वो फिर उसके ट्रॉली के ऊपर लोड कर देते हैं और फिर ट्रॉली उस माइन में से बाहर आ जाती है, आउटसाइड द माइन आ जाती है कोयले को लेके। In some small mines, coal is loaded on the donkeys that carry it outside the mine। लेकिन कुछ इलाके में जो माइंस हैं वो बेटे बहुत छोटी होती हैं, तंग होती हैं, उनका रास्ता तंग होता है जिसमें ट्रॉली अंदर नहीं जा पाती। तो फिर वहाँ पे भी अल्लाह ने इंसान को एक और तरीका दिया है कि अंदर ना गधे, डंकीज अंदर चले जाते हैं। तो गधे, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ एरियाज़ में डंकीज के ऊपर आपने ईंटें वगैरह लोगों को लाद के देखा होगा, वो जा रहे होते हैं आगे। तो उसी तरीके से कोयला उनके ऊपर लाद दिया जाता है डोंकीज़ के ऊपर, और डोंकी इस तरह से कान के बाहर कोयले को लेके आ जाते हैं। तो ये आपने ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ा। आउट ऑफ द माइन वेरियस क्वालिटीज आर सेपरेटेड एंड सोल्ड टू द मिडल मैन। जब कोयला कान से बाहर आ जाता है तो फिर उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे ऊपर आपने वो टाइप पढ़ी है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनन, तो इस तरह से उनको क्वालिटी वाइज सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे आपने फ्रूट भी देखा होगा, अच्छे वाला फ्रूट महंगा है, ज़रा मिडिल क्वालिटी का ज़रा सस्ता है, और बिल्कुल ही लो क्वालिटी का सबसे सस्ता है। तो कोयले वगैरह को भी इस तरह से क्वालिटी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर मिडल मैन, वहाँ पे कोई आड़ती खड़ा होता है, मिडिल मैन होता है, वो उसको परचेज कर लेता है। अब वो परचेज करके क्या करेगा, आगे जाके बेचेगा। अब ये देखें, दिस मिडिल मैन लोड्स हिज शेयर ऑन द ट्रक्स एंड सप्लाइज कोल टू द ब्रिक किल्न्स, कंज्यूम 83% ऑफ द कोल एंड सीमेंट फैक्ट्रीज वेयर इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। वो मिडिल मैन जो है कोयले को अपने ट्रकों के ऊपर ला देगा और फिर जाके उनको या तो सीमेंट फैक्ट्रियों को बेच देगा या फिर ब्रिक किल्न्स यानी ईंटें बनाने वाले भट्टों को बेच देगा, क्योंकि कोयला वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाकिस्तान के अंदर ब्रिक किल्न्स जो है यानी ईंटों के जो भट्टे हैं, 83% ऑफ द कोल को वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी सिर्फ 17% बचता है, तो वो बाकी लोग फिर उसको यूज़ करते हैं। When supplied to the thermal power station, coal is transported by rail transport। लेकिन जब पावर स्टेशंस कहते हैं जहाँ पे बिजली घर होती हैं, बिजली घरों को जब कोयला दिया जाता है तो वहाँ पे बेटे कोयला ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो रेल के ज़रिए होती है, रेलगाड़ी अंदर इस तरह से जाती है। At thermal power stations, coal is burned to produce heat energy in the form of the steam। तो बिजली घरों के अंदर जब कोयले को जलाया जाता है तो वहाँ पे स्टीम उसको पहले बनाया जाता है, भाप बना दिया जाता है। स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एज इट मूव्स द टरबाइन। फिर बिजली घरों में बड़े बड़े टरबाइन, वो बड़े बड़े पंखे इस तरह लगे होते हैं, तो स्टीम उनको घुमाना इस तरह शुरू कर देती है, टरबाइन मूव करती हैं। रैपिड मूवमेंट ऑफ द टरबाइंस फाइनली जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उन बड़े बड़े पंखों के घूमने की वजह से फिर बिजली प्रोड्यूस होती है। कोकिंग कोल फॉर स्टील मिल, कराची इज इंपोर्टेड बाय शिप एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द रेल टू द स्टील मिल। जो पाकिस्तान स्टील मिल आपने सुना होगा कराची में है, उसके लिए कोकिंग कोल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है बाहर के मुल्क से शिप के ज़रिए, और फिर रेलगाड़ी के ज़रिए स्टील मिल के अंदर लेके जाया जाता है। रिसेंटली
गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ मोर एंड मोर कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब आके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यार हमें अपने मुल्क का कोयला भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जी बड़ा महंगा पड़ता है। तो अब पाकिस्तान ये डिसाइड कर रहा है थर कोल एंड पावर प्रोजेक्ट्स इज़ बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द चाइना, और चाइना हमारी मदद कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में। इन दिस रिगार्ड न्यू कोल रिजर्व्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, नई नई कोयले की कानें निकाली जा रही हैं एंड एक्सप्लॉइटेड बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब हम कोयला निकाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अल्लाह करे अभी भी ये अगर हो जाए तो। यूज़ ऑफ द कोल इन आयरन एंड स्टील मिल्स, आयरन और स्टील मिल के अंदर कोयला कैसे इस्तेमाल होता है? कोकिंग कोल इज़ फर्स्ट हीटेड टू ऑब्टेन कोल कोक। कोकिंग कोल जो है उसको सबसे पहले हीट किया जाता है ताकि वो कोक हासिल हो जाए, विच इज़ प्योर कार्बन। वो एक प्योर कार्बन होता है। कोक इज़ मिक्स विद आयरन और एंड लाइमस्टोन। उस कोक को आयरन और लाइमस्टोन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। दिस मिक्सचर इज़ हीटेड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम आयरन और फिर इस मिक्सचर को जलाया जाता है। तो जो आयरन रॉ फॉर्म में होती है, फिर उसको उस आयरन को पिघला के उसमें से सही आयरन निकाल लिया जाता है। अदर इंडस्ट्रीज यूज़ वेरियस कोल गैसेज इन ऑर्डर टू मेक, और इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ तो आपने पढ़ ली है ना, स्टील इंडस्ट्री के अंदर कोल इस्तेमाल हो रहा है, ब्रिक किल्न्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ और महकमे जिनके अंदर कोल इस्तेमाल हो रहा है वो है जी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, सॉल्वेंट्स बनाने के लिए, एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी जो हैं फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए भी कोल को इस्तेमाल करती हैं।